हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो चलो, रिवीजन चल रहा है हमारा और अभी तक हमने इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में काफी सारी चीजें को समझा है। ठीक है, तो ये टेबल हमने डिस्कस कर ली है। इस टेबल में हमने कहा कि इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, डिजीज कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, सिम्टम्स और इफेक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे आ जाओ, एक डिजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये इमेज देखी थी, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं फिर समझेंगे एड्स का मतलब। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक वायरस है जो इन्फेक्शन को कॉज करता है। कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, वो कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें इन्फेक्शन को सबसे पहले ये टारगेट करेगा जिनको, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर और भी चीजों को समझेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले तो ये देखो, HIV वायरस जो है और जो ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ये HIV वायरस है। जो ह्यूमन सेल है उस पर कुछ रिसेप्टर लगे होंगे जिनका नाम है CD4 रिसेप्टर। देखो हाईलाइट किया नीचे से, ये CD4 रिसेप्टर है जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं। CD4 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं GP120। यहाँ पर जो प्रोटीनिशियस जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, GP120 किससे अटैच होता है यहाँ पे, CD4 रिसेप्टर से। अच्छा, ये किन सेल्स को टारगेट करते हैं, ये आपके इम्यून सेल्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, तब हम समझेंगे कि कितने ज़्यादा हार्मफुल क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल। आपको पता होगा, आइडिया होगा, आपने बहुत सारे एड्स यहाँ पर देखे होंगे। क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, एट लास्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले तो इनमें रिसेप्टर लगे होंगे और इन्हीं रिसेप्टर की वजह से ये जो वायरस है ये ह्यूमन सेल से अटैच हो पाता है। देन उसके बाद क्या होगा, देखो जब ये सरफेस पे अटैच होता है तो इसमें आपने का जो जेनेटिक मटेरियल है क्या होगा, आरएनए है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में इसी के साथ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देन ये डीएनए आपने कहा क्या होगा, ह्यूमन के जो जेनेटिक मटेरियल है, ह्यूमन का जो डीएनए है उसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अपनी कॉपी बनाएगा। यहाँ पे प्रोटीन, ये यहाँ पे आरएनए बनाएगा, पहले आरएनए बनेगा और जो यहाँ पे प्रोटीन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो यहाँ पे क्या बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बनेगा, प्रोटीन भी बनेगी, आरएनए बनेगा। एंड एट लास्ट आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आरएनए हमारे पास आ गया है। तो स्टेप को अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ तो क्या क्या स्टेप्स आए हैं, फ्यूजन ऑफ HIV टू द होस्ट सेल सरफेस। HIV जो वायरस है वो होस्ट के सेल के सरफेस पे अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है HIV RNA reverse transcriptase in integrase and other viral proteins enter the cell host। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो आपका यानी कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आ गया है। थर्ड में देखो, वायरल DNA इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। फोर में क्या हो रहा है, वायरल डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट डीएनए। अब ये जो वायरल हमारा जो यहाँ पे सेल है और जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए इस सेल की डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखो बीच में ये क्या है, वायरल डीएनए जो येलो कलर का है। फिफ्थ में हमने क्या पढ़ा, न्यू वायरल आरएनए used as genomic RNA and to make a viral protein। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नया जो RNA है वो बनेगा, इससे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स भी बनेंगी। अब आ जाओ सिक्स में क्या बोला गया है, न्यू वायरल RNA एंड प्रोटीन्स मूव टू द सेल सरफेस एंड अ न्यू इमेच्योर HIV फॉर्म। अब ये क्या होंगे, RNA प्लस प्रोटीन जो होंगे वो सेल के सरफेस पे आ जाएंगे, ऐसे ये सेल के सरफेस पे आ जाएंगे और ये इमेच्योर HIV वायरस होगा, अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है। सेवंथ में देखो क्या बोला गया, वायरस इज रिलीज्ड वायरल प्रोटीएज क्लीवेज न्यू पॉलीप्रोटीन टू क्रिएट अ मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या बनेंगे, प्रोटीन्स की कवरिंग बनेगी। कुछ प्रोटीन्स की कवरिंग हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान होगा वायरस का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था, हमने कहा था इसके क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग्स होती हैं। तो इसके चारों ओर, किसके चारों, जेनेटिक मटेरियल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसके चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग्स होंगी और अब यहाँ पे मेच्योर आरएनए जो है बन जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो इसने पहले इस सेल को इन्फेक्ट किया, नए
इन्फेक्ट भी किया, प्लस यहाँ पे नए जो वायरस है वो भी बनाए हैं, ऐसे ही ये और सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे और नए जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो ये HIV है ये किन सेल्स को इन्फेक्ट करता है। देखो HIV वायरस जो है यहाँ पे ये इन्फेक्ट करता है टी हेल्पर सेल को। अब बताओ क्या काम था टी हेल्पर सेल का। तो वापस से अगर आप आओगे, एक क्लासिफिकेशन जो हमने देखा है, यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ नहीं, यहाँ पर आप आओगे, किसको इन्फेक्ट करे सबसे पहले, ये करेगा टी हेल्पर सेल को, ये हेल्पर टी सेल को, ठीक है। टी लिम्फोसाइट की जो एक सेल है जिसका नाम है हेल्पर टी सेल, उसको इन्फेक्ट करेगा। अब अगर यही डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। बी लिम्फोसाइट के पास जब ये एंटीजन लेकर के जाएगा तभी तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेंगी। तो आपने कहा HIV वायरस जो है वो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करता है। अब यही सेल हमारी डैमेज हो जाएंगी तो आपने कहा कि जो बी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपने कहा एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो आप पैथोजन को किल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये और क्या करता है, ये और किसको इन्फेक्ट करता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये उनको भी इन्फेक्ट करता है। अब अगर आपने कहा कि टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट कर दिया है तो आप वो जो एंटीबॉडीज है वो तो वैसे ही नहीं बन रही थी, अब मैक्रोफेजेस को भी इन्फेक्ट कर दिया है तो आपने कहा वहां पर अब क्या है, जो ये क्या फैगोसाइट्स हमारी जो पैथोजन को खाती हैं। अब अगर मैक्रोफेजेस ही यहाँ पे डैमेज हो गई हैं तो इन्फेक्शन जब बढ़ेगा तो वहां पर इस केस में मैक्रोफेजेस वहां पे अवेलेबल नहीं है वो, क्योंकि वो तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये दोनों हमारी क्या है, हम जानते हैं दोनों हमारी इम्यून सेल्स हैं। हमारी इम्यून सेल्स जब डैमेज हो जाती हैं तब यहाँ पर एड्स होने से पहले बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जैसे कॉमन कोल्ड भी है तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन जो है जब वो होने लगते हैं तो आपने कहा कि एड्स होने से पहले ही व्यक्ति में बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं एड्स, जिसका मतलब है एक्वायर्ड मतलब अर्जित, इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, डेफिशिएंसी यानी कि जब कमी आ जाती है, सिंड्रोम्स यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम्स का मतलब होता है कि एक लक्षण नहीं है, दो लक्षण नहीं है, बहुत सारे लक्षण जब दिखने लगते हैं उसको आप सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर नोन एज सिंड्रोम्स। तो क्या है ये, एक एक्वायर्ड डिजीज है, ऐसा नहीं है कि पहले से जन्म से आपके पास थी और आपके माता पिता से आपको मिले, नहीं, एक्वायर्ड है, अर्जित है। क्या होता है इसमें, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है, इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी में कमी आ जाती है और बहुत सारे सिंड्रोम्स आपको मिलेंगे। इसीलिए इसका नाम है, किसका नाम, HIV की कारण होने वाले रोग का नाम है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो अब समझ आया यहाँ पर कौन सी सेल्स को ये इन्फेक्ट करेगा। चलो अच्छा, बाकी की जो स्टोरी हमने कही थी कि HIV वायरस कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपने कहा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से शुरू हुआ था। आया कहाँ से था ये वायरस, ह्यूमन बॉडी में, जो चिंपैंजी है उससे ह्यूमन बॉडी में आया था। और सबसे पहला जो केस देखा गया वो 1981 में देखा गया। वैसे स्टार्ट जो है 1920s में स्टार्ट हो गया था, बट फर्स्ट रिकॉर्डेड केस जो है वो 1981 में यहाँ पे देखा गया। ये सारी स्टोरी हम पहले कर चुके हैं। देखो अब ये जो हमारी इनिशियल या बेसिक सी चीजें हैं वो हमें खुद यहाँ पर करनी है। बाकी क्या क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि एड्स को यहाँ पे रोका जा सके। तो देखो हमें बताया गया है, एड्स में बी ट्रांसमिटेड बाय अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजिंग एन इन्फेक्टेड सिरिंज और फ्रॉम अ मदर फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। NACO जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, एड्स को कंट्रोल करता है। वर्क फॉर द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स बाय एडुकेटिंग पीपल, ठीक है। चलो बाकी देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, क्या क्या इसके मोड्स हैं, क्या होता है एड्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, इट इज कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
और HIV की है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है? H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, V फॉर वायरस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की फुल फॉर्म है। इट इज अ रेट्रोवायरस विद RNA एज इट्स जीनोम। तो ये जो HIV है, ये रेट्रोवायरस है ये, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। द वायरस प्रोड्यूस्ड अ वायरल DNA इन द होस्ट बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या करता है, अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर पाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, जो कि एक एंजाइम यहाँ पर है। ठीक है, द वायरल DNA gets incorporated into the host genome and multiply copies of virus and produced the and are produced। ठीक है, तो आपने कहा कि ये क्या करता है, ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के DNA के साथ अटैच हो जाता है और बहुत सारी कॉपीज को यहाँ पे बनाते हैं। द वायरस अटैक्स हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा, वेयर इट रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई रिजल्टिंग इन अ मार्क्ड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट के नंबर में कमी करेगा। जब टी हेल्पर सेल को ये टारगेट करेगा तो टी लिम्फोसाइट यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगेगी। द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम अ इम्यूनोडेफिशिएंट आफ्टर द वायरस अटैक टी हेल्पर सेल। जब टी हेल्पर सेल से अटैक होने लगता है तो इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है पर्सन, इम्यूनिटी कम हो जाती है, छोटे छोटे इन्फेक्शन भी ठीक नहीं हो पाते हैं। Each patient become prone to various infection like mycobacterium, toxoplasma, fungal and other viral infection। तो बहुत बेसिक से बेसिक या बड़े से बड़े इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे होने लगते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? एलिसा जो टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इज अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। पूछा जाता है कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, तो एलिसा यहाँ पर है। नेक्स्ट हमने कहा एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ डिटेल हमें दी गई है, जैसे कि एक फर्स्ट रिकॉर्डेड जो केस है वो 1981 में USA में आया था। ठीक है, बाकी की चीजें क्या है, द कॉजेटिव एजेंट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV है। HIV बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, इट हैज RNA जीनोम एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है। कैसे ट्रांसमिट होता है, ये हेडिंग क्या है, HIV इज ट्रांसमिटेड बाय। वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से वे हैं जिससे कि ये ट्रांसमिट होता है? आपने कहा ये इंटरकोर्स से होता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजिंग अ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसके ब्लड को ट्रांसफर किया गया है तो फिर क्या होगा, ये ब्लड के थ्रू फैलता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई नीडल यूज की और सेम वही नीडल किसी हेल्दी पर्सन के लिए हमने यूज कर दी है तो ये फैलता है। इन्फेक्टेड मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू अ प्लेसेंटा। अगर हमने कहा कोई एक मदर है और उसे यहाँ पे क्या है, एड्स है, ये एक मदर है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्या है, फीटस है, ये प्लेसेंटा है, ये क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, मदर की ब्लड वेसल्स ऐसे, और ये प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आपने कहा कि मदर से जो फीटस है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसमें यहाँ पर जा सकता है। कैसे जा सकता है? प्लेसेंटा के थ्रू ये जा सकता है। ठीक है, बाकी और क्या चीजें हमने डिस्कस की? हमने कहा पीपल हु आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस आर। आपने कहा वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनमें चांसेस है क्या पता ये HIV से ग्रसित हो। आपने कहा ड्रग एडिक्ट, जिन्हें ड्रग्स लेने की आदत हो जाती है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें चांसेस हो सकते हैं। हु टेक इंटरवेनस ड्रग इंजेक्शन। ऐसा क्यों है कि उनमें हमने कहा क्या हो सकता है, उनमें चांसेस हो, क्योंकि देखो अब ड्रग लेने के, आपने ड्रग अब्यूज करके एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपने कहा कि ड्रग्स कंज्यूम करने के अलग अलग वे होते हैं। एक वे है इंजेक्शन के थ्रू। और ये सारी चीजें आपको बताने का तात्पर्य ये है कि आप समझिए, कि आप अवेयर रहें कि यहाँ पे ड्रग्स कैसे क्यों लिया जाता है, ड्रग्स अगर ले लिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, हमारी इमोशनल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन में कि आप यहाँ पे फंस चुके हो या ऐसे पीयर प्रेशर अगर आप पे बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने शुरू कर दिया है और आपको इसकी आदत लग गई है तो, और आप इसको क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अवेयर करने से मतलब है, इसीलिए आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जैसे कि ड्रग क्या होते हैं, ड्रग कौन कौन से होते हैं, ड्रग को कैसे लिया जाता है, ड्रग लेने से क्या होता है। और आपने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जिनसे कि आपको लगता है कि ये क्या है, ड्रग एडिक्ट है, उनसे आप दूर रहिए,
पीयर प्रेशर में आप नहीं आएंगे। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं या परेशान हैं तो आप किसी से बात करेंगे, यहाँ पर आप शेयर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शेयर करना। देखो शेयर करके क्या होता है कि आपको रिलैक्स फील होता है, आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने सिबलिंग से, अपने दोस्तों से आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन पीयर प्रेशर में आप नहीं आएंगे। इन केस अगर किसी को आदत लग जाती है तो आप उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, सेम वही चीज़ है कि आप शेयर करेंगे, डरना नहीं है, शेयर करेंगे आप। और ऐसे आप किसी की हेल्प से, जो कोई भी आपका अपना होगा उसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट है, अब वो क्या करते हैं कि वो सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं ड्रग को अपनी बॉडी में। अब जो व्यक्ति ऐसा है कि नशे का आदी है, वो ऐसे नहीं ढूंढेगा कि ये जो नीडल है ये यूज्ड है या नहीं है, मुझे नई सिरिंज चाहिए। उसे बस सिरिंज चाहिए और उसे इंजेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट में इतना पेशेंस नहीं होता है। तो आपने कहा ये हो सकता है कि उसने कौन सी सिरिंज यूज की हो सकता है कि उसमें क्या हो, यहाँ पर ये जो वायरस है वो पाया जाता हो। इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व विद अ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्ड अ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और उनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो उनमें भी चांसेस हो सकते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर, जो HIV पॉजिटिव मदर है उनके जो बच्चे हैं उनमें भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आओ चलो मोड्स ऑफ इन्फेक्शन में वो सेम ही चीजें आपको बताई गई हैं। देखो आपने कहा वायरस एंटर द मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो वायरस जब एंटर करता है तो मैक्रोफेजेस को भी वो इन्फेक्ट यहाँ पर करेगा। RNA गेट्स रेप्लिकेटेड, ये आपको क्या बता रखा है कि कैसे वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बेसिकली किसके बारे में बता रहा है, इस डायग्राम के बारे में बता रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले ये एंटर करेगा, ठीक है, मैक्रोफेजेस या टी हेल्पर सेल को टारगेट करता है। देन RNA गेट्स रेप्लिकेटेड टू फॉर्म अ वायरल DNA बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करेगा। वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA, डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस अ वायरस पार्टिकल। अब ये क्या करेगा, वायरल DNA जो है वो होस्ट सेल के DNA से अटैच होगा। क्यों अटैच होगा, इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए और नए जो वायरस है उनको प्रोड्यूस करने के लिए। मैक्रोफेजेस कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस द वायरस पार्टिकल्स एंड दस एक्ट एज HIV फैक्ट्री। अब जो मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस हमारे पास आते हैं, वो कंटिन्यूसली वायरस को प्रोड्यूस करते रहेंगे और एज अ HIV फैक्ट्री यहाँ पे काम करेंगे। दीज वायरस पार्टिकल्स एंटर द हेल्पर टी लिम्फोसाइड या टी हेल्पर सेल को ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे इन द ब्लड, वेयर दे कंटिन्यू टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस अ वायरल प्रोजेनियस। तो आपने कहा मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करने के बाद ये टी हेल्पर सेल के पास जाते हैं ब्लड में और वहां पे मल्टीप्लाई करने लगते हैं। टी हेल्पर सेल वही तो होंगे, WBC के पार्ट्स हैं वहीं पे होंगे। अब ये वहां पे इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं और अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं। अब ब्लड में क्योंकि वायरस बनने लग गया है तो अब बहुत ईजी है इसके लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करेगा। द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अब टी लिम्फोसाइट का नंबर यहाँ पे कम होता रहेगा एज द नंबर ऑफ टी सेल से डिक्रीज द इम्यूनिटी, ऑल्सो डिक्रीज इम्यूनिटी भी यहाँ पे कम होगी। एज अ रिजल्ट पर्सन कांट प्रोड्यूस एनी इम्यून रिस्पॉन्स इवन अगेंस्ट अ कॉमन बैक्टीरिया लाइक अ माइक्रोबैक्टीरियम, पैरासाइट लाइक अ टॉक्सोप्लाज्मा एंड वायरस एंड फंगस। तो अब क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है तो ये अब इम्यून रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा और कॉमन से कॉमन जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। ये एलिसा है जिससे आप टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट विद एंटी रेट्रोवायरस ड्रग इज ओनली अ पार्शियली इफेक्टिव। तो आपने कहा कि इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि पूरी तरीके से इंसान ठीक हो सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से ये जो वायरस है ये रिमूव किया जा सकता है। बस ऐसा है कि जो एज है व्यक्ति की, इन्फेक्टेड पर्सन की, उसको बढ़ाया जा सकता है कुछ मेडिसिन के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में बहुत मोड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन, क्या क्या मोड्स हैं जिससे कि इन्फेक्शन फैलता है। तो एक बार चलो नोट कर लेंगे आप लोग। चलो ये तो है मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर इन्फेक्शन के। प्रिवेंशन मेजर्स फॉर HIV इन्फेक्शन आर, क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स है। तो आपने कहा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO सेट अप इन 1991 एंड अदर NGOs एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। Role of WHO World Health Organization to prevent HIV infection, ensure a use of a disposable syringe and needles, ensure keeping a blood bank safe from HIV
फ्री प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एब्यूज, ठीक है, ड्रग एब्यूज से क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, और डिस्करेजिंग अनसेफ सेक्स एंड इंटरकोर्सिंग, रेगुलर चेकअप, ठीक है। तो रेगुलर चेकअप पे जो है वो ध्यान यहाँ पर देना है। तो चलो ये तो बात है किसकी, एड्स के बारे में। अब एक और टॉपिक हमारा आता है, दैट इज कैंसर। देखो देखो हमारे बॉडी में जो है नए सेल्स बनते रहते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। नए सेल्स बनते हैं, जो पुरानी सेल्स हैं उनकी डेथ होती रहती है, उनके जगह पे उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स बनेंगे। तो सेल्स यहाँ पर कुछ ऐसे बनते हैं, जैसे ये सेल्स बन रही हैं, यहाँ से भी ऐसा सेल्स बन रही है, ये सेल्स बनी और यहाँ पे भी ऐसा सेल्स बनी। जहाँ पर एक सेल जो है वो दूसरी सेल से अटैच होती है या दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है, क्या बोला है, जहां पर एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है वहां पे सेल ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी है वो है नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी। सामान्य जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे ही ग्रो करती हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, ये ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे सेल हैं, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है, यहाँ से सेल ग्रोथ हुई है, यहाँ पे सेल ग्रोथ है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हुई है, ये सेल ग्रोथ हुई, ये सेल ग्रोथ हुई। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कांटेक्ट इनहिबिशन आना चाहिए था, बट यहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं हुआ। यहाँ पे जो सेल है वो ऊपर की ओर ग्रोथ करने लग गई है, कंटिन्यूसली सेल्स में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो कांटेक्ट इनहिबिशन का फिनोमेना हमने पढ़ा था, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ट्यूमर कहेंगे। जब यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है वो रैपिडली हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो इस केस में इसको क्या नाम दिया जाता है, ट्यूमर नाम दिया जाता है, ट्यूमर। ये ट्यूमर ही आगे चल करके कैंसर में डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन हर ट्यूमर जो है वो कैंसर में डेवलप नहीं होता है, ये ध्यान रखो। अच्छा, कैंसर क्या है, कैंसर है जो इन्फेक्शियस स्टेज जो आ जाती है, इन्फेक्शन जहां पर होने लगता है वो क्या है, कैंसर की स्टेज है। आपने कहा हर ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं बनता है, तो फिर हमने कहा दो प्रकार के ट्यूमर हमारे पास आते हैं, एक है बेनिंग ट्यूमर और एक है यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। आपने कहा कैंसरियस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू अ मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड अ ट्यूमर। जब यहाँ पर जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती रहती हैं और मासेस ऑफ सेल्स बनाती हैं, यानी कि कोशिकाओं का गुच्छा बना लेते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं वहां पे बन जाती हैं, उसको हम ट्यूमर नाम देते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के ट्यूमर यहाँ पर होते हैं। डिफरेंस के इनमें आपने कहा it remains confined to the affected organs and it also spread to the other organs of the body। दोनों में डिफरेंस देखो, जो बेनिंग ट्यूमर है वहां पे जिस पार्ट में सेल ग्रोथ हो रही है वहीं तक रहेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है और यहाँ पे सेल ग्रोथ हुई है, बस इतने तक ही यहाँ पर सेल ग्रोथ होगी, इससे बाहर नहीं जाएंगे, उस पार्ट से बाहर सेल ग्रोथ नहीं होगी, उसी रिलेटेड पार्ट में सेल ग्रोथ हो गई है, उससे बाहर नहीं जाएगी। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, सेल ग्रोथ जो है होती रहेगी, एक पार्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे पार्ट तक वो होती रहेगी ग्रोथ, ठीक है। और क्या होता है, स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ये क्या होगा, स्प्रेड होगा। रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली स्लो। यहाँ पे अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ का जो रेट है वो स्लो होगा, जबकि बेनिंग ट्यूमर में, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली रैपिड। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं यहाँ पर जो सेल की ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा रैपिडली होती है, बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी ही सेल्स यहाँ पे डिवाइड करने लगते हैं। देयर इज नो लेटेंट स्टेज, यहाँ पे लेटेंट स्टेज कोई भी नहीं होती है, यहाँ पे लेटेंट स्टेज पाई जाती है। इट कॉज अ लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी, यहाँ पे लिमिटेड डैमेज होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत इन्फेक्शन को कॉज कर दिया है। द कैंसर सेल माइग्रेट टू अदर साइड्स ऑफ द बॉडी, की मैलिग्नेंट ट्यूमर ही आपकी कैंसरियस सेल्स होती हैं, ठीक है।
जो यहाँ पे स्प्रेड हो रही है वही आपकी क्या होती है, कैंसरियस सेल्स, यानी किसी व्यक्ति की कैंसरियस सेल होती है, ठीक है, आपकी नहीं होती है। देयर इज नो मेटास्टेसिस एंड देयर इज मेटास्टेसिस, इट इज नॉन कैंसरियस एंड इट इज कैंसरियस। अब देखो रिवीजन हमारा चल रहा है, बताओ ये चीजें पढ़ी थी हमने, बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन सा यहाँ पे नॉर्मल ट्यूमर होता है, कौन सा कैंसरियस होता है, एक बार डिफरेंस को देखो आप लोग। डिफरेंस आपने पढ़ लिया है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है कैंसर, व्हाट इज कैंसर। आपने कहा कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेडेस्ट disease of human being and is a major cause of death all over the world. Normal cell shows a property called a contact inhibition by a vector of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cells lose this property. सिंपल सी चीज है, आपने कहा जो एक सेल, हमारी सेल ग्रोथ जब होती है तो उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जब कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी खो देते हैं सेल्स और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यहाँ पे होने लगती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कैंसर यहाँ पे कह देते हैं। कॉजेस ऑफ कैंसर, क्या कॉज हो सकते हैं कैंसर के? देखो कैंसर के बहुत सारे कॉज होते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, म्यूटेशन यहाँ पर होगा और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर जो कैंसर है वो कॉज होता है। म्यूटेशन के बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन हो गया है, जैसे ये तो फिजिकल हुआ। केमिकल में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई तंबाकू खाता है तो उससे भी क्या हो जाता है, वहाँ पे केमिकल से भी आपने कहा कि वहाँ पे कैंसर जो है वो हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो लोग तंबाकू खाते हैं उन्हें मुंह का कैंसर हो जाता है, बहुत एड में आपने देखा होगा, एक एज अ अवेयरनेस आपको यहाँ पे एड्स दिखाए जाते हैं कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि कैंसर होता है। बायोलॉजिकल में हमने म्यूटेशन की बात की है। अब देखिए कैंसरियस neoplastic cells may be induced by physical, chemical and biological agents called carcinogen। तो जो एजेंट जिनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कैंसर होता है उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। जो केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं जैसे गुटखा या बीड़ी या तंबाकू जो होता है इसमें कुछ क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, कार्सिनोजन कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो एजेंट्स है ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, या फिजिकल यहाँ पे हो सकते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, ऐसे वायरस जो यहाँ पर कैंसर को कॉज करते हैं उनको ऑन्कोजेनिक वायरस हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजेनिक वायरस में एक जीन होता है जिसको हम ऑन्कोजीन कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है, मस्त है कि जो कैंसर कॉज करने वाले जीन को क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है। वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। सेवरल जीन्स कॉल्ड अ सेलुलर ऑन्कोजीन्स, बहुत सारे जीन को हम क्या कहेंगे, ऑन्कोजीन्स कहेंगे। और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच when activated under certain conditions could lead to a oncogenic transformation of the cell। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने कहा ये जो ऑन्कोजीन जो है जिन्हें नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाई किया जाता है, जब ये एक्टिवेट होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट होंगे तो ये अपना कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी है वो दिखाएंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि अनकंट्रोल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस जो होती है वो कैसे होती है, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन अ बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की स्टडी की जाती है, ब्लड एंड बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट। सेल के नंबर को देखने के लिए बोन मैरो का या ब्लड टेस्ट किया जाता है या टिश्यू की स्टडी की जाती है। रेडियोग्राफी के थ्रू पता लगाया जा सकता है। सीटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है आर वेरी यूजफुल टू कैंसर और इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। चलो रीड करना है, देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। इस पूरे अगर पूरी स्लाइड में मैं कहूँ इम्पोर्टेंट क्या है तो एक तो ये है कि जो कैंसर है वो कैंसर को कॉज करने वाले एजेंट्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने कहा उनको कहते हैं कार्सिनोजन। कैंसर कॉज करने वाला जीन क्या है, ऑन्कोजीन है। वायरस कौन से हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलेंगे इनको। और कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वो जो मेथड्स हैं वो वेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। बस इतनी सी चीजें जो आपको इस स्लाइड में ध्यान रखनी है।
चलो एक बार कैंसर को आप लोग पढ़ करके आएंगे। इसके बाद हमने क्या चीजें डिस्कस की हैं, ये आपको नॉर्मल सेल और कैंसीरियस सेल में डिफरेंस को बता रखा है, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था जब चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो एक बार आप लोग इसे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।